जब मैं बड़ी हो रही थी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। मेरे डैड पुराने ख्यालों वाले इंसान थे। उन्हें लगता था कि मुझ जैसी लड़कियों को पेरेंट्स की मर्जी से ही हर काम करना चाहिए। जैसे ही मैं 18 साल की हुई मैंने घर छोड़ दिया और मैं अपने बॉयफ्रेंड टॉम के साथ रहने लगी। मैं टॉम को काफ़ी वक्त से पसंद करती थी, पर इसके बारे में मैंने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। मैं कुछ समय तक टॉम के साथ रही। इस दौरान मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मैं अच्छा कमाने लगी। टॉम मेरे डैड जैसा बिल्कुल नहीं था। वो मेरे करियर के बारे में उतनी ही चिंता करता था जितनी मैं खुद। 2 साल एक साथ रहने के बाद टॉम और मैं अलग हो गए। जब हम अलग हुए तो मैंने उसके साथ उसके घर पर रहना भी छोड़ दिया। हालांकि अब हम दोनों साथ नहीं थे, फिर भी मैं उसे एक दोस्त की तरह रेगुलरली मैसेज करती थी। मैंने अपने बलबूते पर अच्छी जगह एक घर किराए पर ले लिया और उसका रेंट भी ज़्यादा नहीं था, जबकि वो घर अंदर से बहुत अच्छी हालत में नहीं था, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। घर शिफ्ट करने और उसकी सफाई में मेरी मदद करने टॉम भी आ गया। जब उस घर में मेरी पहली रात थी तब बहुत तेज़ बारिश होने लगी और मैंने टॉम को बारिश रुकने तक का इंतज़ार करने को कहा। हम पुराने वक्त की तरह सोफे पर बैठे पॉपकॉर्न खाते हुए कोई मूवी देखने लगे। मुझे उससे अलग होने का पछतावा होने लगा। टॉम उन कुछ लोगों में से था जिससे मैं अपने घर की सभी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती थी, जबकि मुझे उसका साथ छोड़ने का पछतावा था। पर फिर भी मैं अपने सपनों के बारे में भूलकर किसी भी लड़के से दोबारा रिश्ता रखने का नहीं सोच रही थी। तो स्टेसी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अकेली रह लोगी? हाँ, मैं ठीक हूँ टॉम। तुम तो जानते ही हो मैं एक टफ लड़की हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, पर क्या करूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। बाय द वे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फिर से ढूंढ रहे हैं। हाँ? क्या उन्होंने तुमसे कोई बात की? मुझे लगता है कि वो हाई स्कूल के हर उस बच्चे से बात कर रहे हैं जो तुम्हारे साथ फेसबुक पर कनेक्टेड है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया। क्या उन्हें हमारे बारे में पता है, या फिर मेरे नए घर के बारे में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर शायद हमारे पुराने दोस्तों ने उन्हें कुछ बताया हो। इसलिए अपना ध्यान रखना, ओके? ठीक है स्टेसी? हाँ टॉम, थैंक यू। मुझे ये जानकर बहुत अजीब लगा कि मेरे डैड फिर से मुझे ढूंढ रहे हैं, पर शायद मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब तक मैं अपने बारे में कोई भी जानकारी किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं डालूंगी, उन्हें कभी मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। और मुझे सोशल मीडिया पर रहने का कोई खास शौक नहीं था। ऐसा 1 हफ्ते तक चलता रहा। मैं अपने नए रूटीन की आदत डाल रही थी। सुबह 7 बजे उठना, करीब 9 बजे ऑफिस पहुंचना, शाम 5 बजे ऑफिस से निकलना और करीब 6-7 बजे तक वापस घर आ जाना। ये रोज होने लगा। कुछ लोगों के लिए ये रूटीन काफी बोरिंग हो सकता है, पर मुझे ये पसंद था। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटी, मैंने अपने मेल बॉक्स में एक बिना स्टैम्प का लेटर देखा। बिना स्टैम्प के होने की वजह से मैं इतना तो समझ ही गई थी कि किसी ने ये लेटर मेरे घर पर आकर मेल बॉक्स में डाला है। पहले मुझे लगा कि ये लेटर किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए होगा जो कंपनी सभी लोगों को रैंडमली भेजती है। इसी उम्मीद में मैंने लेटर को खोला कि जरूर ही इसमें किसी चीज को खरीदने के बारे में जानकारी होगी जो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो लेटर सिर्फ 1 पेज का था, जिस पर काले अक्षरों से बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, मैं जानता हूं तुम कहां हो स्टेसी। टॉम के ये बताने के बाद कि मेरे फादर मेरी तलाश कर रहे हैं, और उसके बाद इस लेटर से मैं घबरा गई। मैंने अपने घर का दरवाजा चेक किया और शुक्र मनाया कि वो लॉक था। जब मुझे यकीन हो गया कि घर के अंदर कोई नहीं घुसा है, मैंने जल्दी से लॉक खोला और अपने कमरे में चली गई। मैंने लेटर के बारे में पुलिस को कॉल करके बताया। जब तक पुलिस आती, मैंने टॉम को भी कॉल करके बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसने बहुत ही पेशेंस से मेरी बात सुनी और मुझे शांत करने की कोशिश की। मुझे उसे कॉल करके बहुत शर्मिंदगी हुई, पर मैं उस समय उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी। वो 2 साल जब हम साथ थे और मैं अपने पास्ट को याद करके नर्वस हो जाती थी, तो वो हमेशा मुझे शांत करता था। जब पुलिस आई और उन्होंने मेल चेक किया, तब उन्होंने मुझे बताया कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि ये लेटर किसी और ने रखा है या मैंने खुद।
ऑफ कोर्स मैं उनकी बात सुनकर गुस्सा थी और उन आलसी पुलिस वालों ने सिर्फ मुझे दिलासा दिया और कुछ नहीं। उनके चेहरों से लग रहा था कि वो बस यहाँ से जल्द जाना चाहते थे। इतना टैक्स पे करने पर भी ये लोग किसी की मदद करने के काबिल नहीं थे। जैसे ही वो पुलिस वाले वहां से गए, मैंने टॉम को कॉल करके सब कुछ दोबारा बताया और एक बार फिर उसने धैर्य से मेरी पूरी बात सुनी और मुझे शांत किया और समझाया कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मैंने टॉम से शेयर किया कि मैं अपने घर के लिए एक रिंग कैमरा लूंगी ताकि जो भी ये लेटर रख कर गया था, अगर वो वापस आता है तो मेरे पास पुलिस को दिखाने के लिए सबूत होगा। टॉम ने मेरी बात पर हाँ कहा और अगले ही दिन ऑफिस के बाद मुझे एक अच्छा डोरबेल कैमरा लेने में मदद भी की। जब उसने कैमरा लगाने में मेरी मदद करने की बात कही तो मैंने उसे मना कर दिया। अब हम साथ नहीं रहते थे, इसलिए अपना ध्यान मैं खुद रखना चाहती थी। एक कैमरे को लगाने में जितना वक्त लगता है, मुझे उससे कई ज्यादा लग गया, पर मैंने उसे उसी दिन अपने घर के दरवाजे पर लगा दिया और उसे अपने फोन से कनेक्ट कर लिया जिस दिन मैंने उसे खरीदा था। मैं झूठ नहीं कहूंगी, पर मैं खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी और सुरक्षित भी। 3 दिन बाद मैं उस लेटर के बारे में भूल चुकी थी और मैंने खुद को मना लिया था कि शायद मेरे साथ किसी ने मजाक किया था, क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा नाम था और स्टेसी शब्द किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर फिर एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में काम कर रही थी, मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। पहले मुझे लगा कि वो शायद टॉम का मैसेज होगा, पर वो नोटिफिकेशन मेरे घर पर लगे रिंग कैमरा का था कि वहां कोई है। मेरा शरीर डर से ठंडा पड़ गया, पर मैं उस नोटिफिकेशन को इग्नोर नहीं कर सकती थी। मैंने अपने घर के रिंग कैमरा की लाइव फुटेज देखने के लिए उस नोटिफिकेशन पर टैप किया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथ से मेरा फोन जमीन पर गिर गया। मुझे डर ने घेर लिया था। मुझे अपना अतीत याद आने लगा। मेरे डैड एक बहुत ही बुरे इंसान थे। जब भी मैं कुछ ऐसा करती जो उन्हें पसंद नहीं था, वो मुझे हमेशा मारते, और जब उन्हें ये लगता कि मैंने उनके खिलाफ जाकर कुछ किया है, तब वो डरावने जोकर का मास्क पहनकर मुझे मारते थे। वो भयानक दृश्य और उस जोकर की खतरनाक मुस्कान मेरे दिमाग में बस गई थी। मैं कैमरा की फुटेज में देख सकती थी, मेरे घर के दरवाजे के ठीक सामने वही जोकर का मास्क पहने हुए एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर मुझे अपने डैड और उनके मुझ पर किए गए सभी अत्याचार फिर से याद आ गए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे आज फिर मुझे किसी गलती की सजा दी जाएगी, और ये सोचकर मैं कांप उठी। ऑफिस के सभी लोग अपना काम छोड़कर मेरी तरफ देखने लगे। मेरा दिमाग मुझे समझा रहा था कि मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस जोकर के सामने नहीं हूँ, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर मेरा दिल मान नहीं रहा था। आखिर में मैं अपने उस डर से बाहर निकल गई जब मैंने उस आदमी को अपने घर के आगे से जाते हुए देखा। पर इतने में मेरा बॉस मेरे पास आया और उसने मुझे घर जाने को कहा, क्योंकि मैं काम करने की हालत में नहीं थी। वो सही थे, पर ये सब देखकर मैं घर नहीं जाना चाहती थी। मैंने हार कर टॉम को फोन किया और उसे एक रात वहां रुकने के बारे में सोचा। वो मुझे हर तरह से संभाल रहा था और उसने मुझे हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा। कम शब्दों में समझाऊं तो वो रात मैंने उसके साथ बिताई और हम दोनों फिर एक साथ आ गए। जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो टॉम ने मेरे लिए एक नोट छोड़ा था, जिस पर लिखा था कि वो काम के लिए बाहर गया है और उसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर रखा है। वो वाकई एक बहुत ही अच्छा इंसान था। जब मैं नाश्ता कर रही थी तब मैंने सोचा कि टॉम ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए एज अ टोकन ऑफ थैंक यू। तब मुझे याद आया कि जब मैं और टॉम एक साथ रहते थे, उसे अपने गंदे कपड़े धोना कभी भी पसंद नहीं था। तो मुझे लगा कि उसके कपड़े धोकर प्रेस करके लगाना एक अच्छा आइडिया होगा। जब मैं उसके हल्के रंग और गंदे रंग के कपड़े धोने के लिए अलग कर रही थी, तब मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरा टॉम पर से विश्वास हिलाकर रख दिया। उसके गंदे कपड़ों में मुझे एक मास्क मिला, बिल्कुल वैसा ही मास्क जो मेरे डैड मुझे मारते वक्त पहना करते थे और जो उस आदमी ने भी पहना था जो कल मेरे घर तक आया था।